आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 11 हमारा, चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइटिंग स्टार्ट किया था हमने। उसमें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पे थे, जो कि बेस कर रहा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। हमने जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कंसेप्ट स्टडी किया था, तो उसकी एग्जांपल्स के प्रैक्टिस में और एग्जाम में वो इस कंसेप्ट को कैसे टेस्ट कर सकता है, हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशंस लेके आएगा और हमने देखना है कि इस सिचुएशन में कैसे रिस्क इंक्रीज होता है। तो वो सिचुएशन जो वो नॉर्मली केस स्टडी में टेस्ट करता है, हमने उन सारी सिचुएशंस की एक लिस्ट बनाई और वन बाय वन उनको डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इनमें से हर सिचुएशन हमने आगे चल के अपनी फर्दर स्टडीज में डिटेल में पढ़नी है। तो बेसिक डिस्कशन अगर अभी हो जाए तो नेक्स्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। कुछ हमने सर्कमस्टेंसेस कल पढ़ ली थी, कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आपको, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम है। नहीं असल में नहीं बैठ के नहीं, मसला वो बैठ चलने फिरने का नहीं, गले का है वो प्रॉब्लम। हाँ जी, प्रॉब्लम डॉक्टर वैसे ज़्यादा बोलने से मना करते हैं, लेकिन जाहिर है एक छुट्टी में पहले कर चुका था, इस वीक में दूसरी छुट्टी। नहीं मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज का लेक्चर थोड़ा स्लो टेम्पो पे होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन फिर भी जाहिर है बात का कंसेप्ट ऐसे होता है जिसमें बंदा जरा जज्बाती हो ही जाता है। तो डिस्कशन चल नहीं रहा माइक, चल इधर तो वैसे चल रहा है, चेक कीजिए पीछे, उधर से चल रहा है जी भाई। एंड में जो भाई बैठे हैं, आवाज आ रही है आपको? मुझे समझे लग रहा है, बाकी साउंड थोड़ा कम चेक करवा दीजिए, अभी रहने दें, बाद में चेक करवा दीजिए। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, हमने लिस्ट में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिया था? वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा, आपने क्विकली मुझे बताते जाना है कवर कर लिया था कि नहीं। पहला, इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स आर बिजनेस। क्या सीखा था हमने? प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे ताकि ज्यादा प्राइस मिले, करेक्ट। जब क्लाइंट लोन एक्वायर करना चाह रहा है, कैसे रिस्क है? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट और एसेट्स को ज्यादा ओवरसेट करने ताकि ज्यादा लोन मिले। अच्छा, दो पॉइंट्स है, एक अनयूजुअल ग्रोथ, ये भी किसी हद तक रिस्क है कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल ज्यादा, और दूसरा डिक्रीज ऑफ सेल्स, पिछले साल की निस्बत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बड़ा रिस्क कौन सा वाला? डिक्रीज ऑफ सेल्स का। और डिक्रीज ऑफ सेल्स में हम कम से कम दो रिस्क तो जरूर आइडेंटिफाई करते हैं, एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेट, और दूसरा इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में इंटेंजिबल्स भी दिए हुए हैं तो फिर हम तीसरा इंटेंजिबल की इम्पेयरमेंट का रिस्क भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सारे इंटेंजिबल की इम्पेयरमेंट का रिस्क नहीं होगा जो उस प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं जो फ्लॉप हुई है, जिसकी सेल्स नहीं हो रही। मैनेजमेंट बोनस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्म, आईकैप का सबसे ज्यादा टेस्ट करें। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम सीएफओ को कह देंगे जी 10% कमीशन मिलेगा, तो जाहिर है वो प्रॉफिट को ओवरसेट कर ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, हाँ, खास तौर पे सेल्स रिकॉर्ड किया जाता है, फिक्स सेल रिकॉर्ड की जाती है ताकि टारगेट्स को अचीव किया जा सके। हाँ जी, और हिस्ट्री रिसर्च हमें ये बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा जो फ्रॉडलेंट एंट्री पास की जाती है वो डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री पास की जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट्स का बिल्कुल, और खास तौर पे ये रेंट पे जो रिसीवेबल पेबल होता है उसका। जी, सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन में अगर कैश डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद रिसीव या पे किया गया है, हाँ जी, तो रिस्क होता है। बजाय ये कि डिलीवरी के टाइम पे कंप्लीट सेल रिकॉर्ड की जाए, परचेज रिकॉर्ड की जाए, रिस्क होता है कि कैश की बेस के ऊपर सेल या परचेज रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जो गलत है। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ये हमारा बहुत से चैप्टर्स में कंसेप्ट आएगा। हाँ, इसमें फर्दर प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो एक सोर्स से नहीं होता, और डिफरेंट सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप हमारे 3-4 टॉपिक्स में यूज होगी, एक कंफर्मेशन वाले में, फिर एक एनालिटिकल प्रोसीजर। कंफर्मेशन बताया था ना हमने, कुछ और बैलेंस कंफर्म करवाया और डाटा ने कुछ और कंफर्म किया, उस कंफर्मेशन वाले चैप्टर में एक कंसेप्ट आएगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर में आएगा कि हमने अंदाजा लगा के बताया कि हमारी एस्टिमेटेड अमाउंट इतनी होनी चाहिए, एक्सपेंस इतना होना चाहिए, क्लाइंट ने कुछ और रिकॉर्ड किया हुआ है, फर्क आ जाए, उसमें एक कंसेप्ट अप्लाई होता है। फिर इसके बाद जब हम रिपोर्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर दिया, लेकिन उसके साथ डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच की गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंसी है, वो तो ये इनकंसिस्टेंसी वाला अहम कदम। अच्छा, मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंसी के दो और नाम भी बताए थे, कॉन्ट्राडिक्शन और डिसएग्रीमेंट। गोइंग कंसर्न इश्यूज,
पहली चीज, कंपनी को गोइंग कंसर्न इशू किन रीजन की वजह से फेस करना पड़ता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न, कई सालों से कंटिन्यूइंग लॉसेस हो, कंपेटिटिव प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में, कोई लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो जाए कंपनी का, हाँ जी, उसकी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए, एसेट्स कम हो जाए, रेशियोज वगैरह पुअर है वगैरह वगैरह। ये तो होगी वो चीजें जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न इशू राइज होता है। अब गोइंग कंसर्न इशू है तो इसमें एज ऑडिटर हमारे लिए क्या रिस्क है कि मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज या काउंट फॉर नहीं किया होगा। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसमें पहले मुझे बताए रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है भला? ये कोई अहम चीज, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनीज, इंडिविजुअल के एग्जांपल में डायरेक्टर, सीईओ वगैरह, या इनके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी रिलेटेड। और रिस्क क्या होता है कि अगर इनके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, हो सकता है मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ना हो। हाँ जी बिल्कुल, वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हो, वो हो सकता है मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे ना हो। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, इसमें पहले बताइए एस्टिमेट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल केसेस, बिल्कुल ठीक। और इनमें रिस्क क्या होता है कि क्लाइंट ने एप्रोप्रिएटली प्रोविजन या डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया होगा। अच्छा, डेफिशिएंसी इंटरनल, ये तो हम पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा? यानी जब कभी क्लाइंट के सिस्टम में डेफिशिएंसी होगी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, रिस्क बढ़ेगा ज्यादा। जैसे फर्ज कीजिए 2-3 इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं, हालांकि करंट टॉपिक ऐसा नहीं है। एक क्लाइंट हमारा है, वो हर मंथ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। दूसरा क्लाइंट 6 महीने बाद बनाता है बीआरएस। किसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कम है? जो हर महीने बीआरएस बनाता है उसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कम है, क्योंकि वो जो भी एरर्स डिफरेंसेस वगैरह होंगे टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर रहा है। इसी तरह एक क्लाइंट हर इन्वेंट्री की हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करता है और दूसरा 3 महीने बाद करता है। तो जो मंथली बेसिस पे स्टॉक काउंट कर रहा है उसमें रिस्क चोरी का कम, क्योंकि जो भी चोरी चुकारी है वो टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी, करेक्टिव एक्शन ले रहे होंगे उसको रोकने के लिए। तो इसका मतलब हुआ ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, स्टॉक काउंट करना, ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल देना, एक ट्रांजैक्शन पे एक से ज्यादा लोगों को पॉइंट करना, ताकि अगर कोई एक बंदा चोरी या फ्रॉड करना चाहे दूसरा बंदा उसको देख रहा हो, ये सारी इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल्स है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं, बिल्कुल उससे रिस्क हमारा इंक्रीज होगा। अच्छा, डेफिशिएंसीज को एक दो और नाम भी बताए थे मैं, वीकनेसेस या डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल। शाबाश। लैक ऑफ कंपिटेंस और इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। कंपिटेंस है रिस्क ऑफ एरर, इंटेग्रिटी है रिस्क ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट ओवरऑल रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एम्प्लॉय लेवल। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कल हमने बहुत से केसेस पढ़े थे जिनकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, उसकी एनआरवी इफेक्ट होती है। रिस्क है कि क्लाइंट ने इसे राइट डाउन टू एनआरवी नहीं किया होगा। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको एक अहम रूल बताया था, जो आप जब रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज कर रहे होंगे उस वक्त आपके काम आएगा। हाँ जी बिल्कुल, वन इंफॉर्मेशन में अफेक्ट मैनी एरियाज, और फिर वन एरिया में भी अफेक्टेड बाय मैनी इंफॉर्मेशन। ये एक रूल है, ये बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी अगर आप इसको लिख लें और याद रखें तो आपने केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है ये आपको प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा ये रूल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 40 इन्वेंटरीज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन या विद थर्ड पार्टी या फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट बैलेंस शीट डेट, ये भी हमने कवर कर लिया था। अच्छा, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम था इनमें से वो था फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट बैलेंस शीट डेट। तो हमने कल ये भी सीखा था कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद या पहले स्टॉक काउंट हुआ है तो हम कैसे वर्किंग के जरिए से बैलेंस शीट डेट की इन्वेंट्री को एस्टिमेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता था, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद स्टॉक काउंट हुआ है तो हम रिवर्स चलते थे, यानी परचेजेस को लेस और सेल्स को ऐड करते थे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को भी चेक करते थे। और अगर फर्स्ट कीजिए 31 दिसंबर के बजाय 15 दिसंबर को स्टॉक काउंट हो गया तो अप्रोच हमारी सेम रहेगी कि दरमियानी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है। अब की बार परचेजेस ऐड होगी, सेल्स। एडिशन टू फिक्स एसेट में हमने पढ़ा कि कैपिटलाइजेशन एरर हो जाता है, यानी हो सकता है कि कुछ एरर जो रिपेयर एक्सपेंस से कैपिटलाइज कर दिया हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस आउट कर दिया हो। तो हमने कहा कि उसमें एक तो लिस्ट लेके उसके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जो कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट हुए उससे अंदाजा लगाएंगे, प्लस लेजर को स्कैन करके उसके अमाउंट से भी अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
क्या हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इजाजत देते हैं कि हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर लें? बिल्कुल वो इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होते हैं, 2-3 रिस्क होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बड़ा रिस्क ये होता है कि क्लाइंट ये कह सकता है, उसकी हो सकता है 10 प्रॉपर्टीज हो और उनमें से आपको पता है मार्केट में कुछ जगहों पे प्राइसेस बढ़ती हैं, कुछ पे कम भी हो जाती हैं। तो खास तौर पे आजकल कोरोना के दिनों में प्रॉपर्टी प्राइसेस क्योंकि इन्वेस्टर कम है, तो रिस्क ये होता है कि कंपनी ने जिन प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है उनको रीवैल्यूड अमाउंट पे शो किया है और जिन की वैल्यू कम हुई है उनको कॉस्ट पे शो किया है। अच्छा, ये कंपनी को भी पता होता है कि ये तरीकाकार आईएफआरएस में गलत है। आईएफआरएस कहते हैं कि इंटायर क्लास को रिवैल्यू, अगर आप किसी एसेट को रिवैल्यू कर इंटायर क्लास को कर, तो ये सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन यानी चेरी पिकिंग करना, अच्छी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू पे शो करवा देना, बाकी प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे, कंपनी ये करती है। तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन क्या देती है कि सर बाकियों की भी रिवैल्यूएशन हो रही है लेकिन अभी वो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, वो वैल्यू लगाएंगे फिर हम करेंगे, अभी फिलहाल बैलेंस शीट डेट पे अभी वैल्यू नहीं हुई तो आप ऑडिट रिपोर्ट दे दें। तो क्या ये अलाउड है सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन? नहीं अलाउड। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि क्लाइंट सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन करता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है सम टाइम वो एक्सपर्ट को अपने साथ मिला लेता है और उसे कहता है कि मेरी मर्जी की वैल्यू साइन कर दो, मैं तुम्हें फीस तुम्हारी मर्जी की देता हूं। इसीलिए एज ऑडिटर पहले क्या हुआ करता था, आज से समझ लीजिए 10-12 साल पहले के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते थे, वो कहते थे चूंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड के, हम प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी वैल्यूअर तो नहीं है, इसीलिए अगर किसी एक्सपर्ट को हायर किया गया है, उस एक्सपर्ट ने जो भी काम किया है उसकी रिपोर्ट लें, उसमें जो वैल्यू आ रही है उसकी बेस पे आप बैलेंस शीट में काउंटिंग डिस्क्लोजर वगैरह जो भी है कर दीजिए। पहले ये हुआ करता था। अब वो कहते नहीं, अब उन्होंने रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। उन्होंने कहा जब कभी रिवैल्यूएशन होगी आपने 2 काम लाजमी करने हैं। एक, वो जो वैल्यूअर वैल्यूएशन कर रहा है उसको चेक करे, उसको वैल्यूएट करे, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो इस काबिल था कि नहीं था, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते हैं आपको पता है मार्केट है, मार्केट में अंदाजा हो जाता है कौन किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपने ये चीजें चेक करनी है। और दूसरा, उसकी रिवैल्यूएशन रिपोर्ट को भी पढ़ना है कि उसमें जो उसने अजम्पशंस, मेथड्स वगैरह यूज किए हैं वो ठीक है कि नहीं। हाँ, पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं उसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े डिसीजन जजमेंट्स वगैरह होती हैं वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स का इख्तलाफ आता है। हमारा एक पूरा चैप्टर है जो ये बताता है कि अगर क्लाइंट ने कभी रिवैल्यूएशन करवाई हो तो हमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। उस चैप्टर के 2 बड़े हिस्से हैं। एक हिस्से में कहता है नंबर 1 आपने उस एक्सपर्ट को चेक करना है, नंबर 2 आपने उसके वर्क को चेक करना है, फिर नंबर 3 में छोटी सी बात करता है कि जब दोनों चीजें चेक कर लो ना तो फिर जो उसकी रिपोर्ट है देख लो उसके मुताबिक काउंटिंग और डिस्क्लोजर सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो अहम चीजें क्या करनी है, एक्सपर्ट को चेक करना और उसके काम। स्टूडेंट कहते हैं सर एक्सपर्ट को चेक करना ये तो हम भी मानते हैं होना चाहिए और हम कर भी सकते हैं, उसकी कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस वगैरह को देखे। उसके काम को कैसे चेक कर सकते हैं, हम तो उसकी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हम उसकी डिटेल वर्किंग को नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं बेसिक अजम्पशन उसके ठीक है कि नहीं। जैसे फर्ज कीजिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, हम इतना तो देख सकते हैं ना कि भाई कितने एरिया की वैल्यूएशन की है। अगर क्लाइंट के पास जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी का वो 2 कनाल का है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में 2 कनाल ही आ रहा है, कहीं 4 कनाल की वैल्यूएशन तो नहीं कर दी। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल एरिया की तो क्लाइंट ने उसकी वैल्यूएशन कमर्शियल तो नहीं कर दी। इस तरह की चीजें देख, और इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, तो याद रखिए क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई, हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि या तो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट कैपेबल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और दूसरा उसकी रिपोर्ट जो है वो हो सकता है ठीक ना हो। इसीलिए जब कभी याद रखें, जब कभी क्लाइंट किसी भी एक्सपर्ट को, एग्जांपल रिवैल्यूएशन की दे रहा हूं, ठीक है, केस स्टडी को सामने रखते हुए, लेकिन स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या सिखाता है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन पे नहीं है। ठीक है, बाज़ लायबिलिटीज की भी रिवैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन कैलकुलेशन वगैरह, पेंशन लायबिलिटीज मुश्किल काम है। आप कभी भी किसी भी एरिया में किसी भी एक्सपर्ट को यूज करें तो उसमें रिस्क होता है कि एक हो सकता है वो एक्सपर्ट ठीक नहीं, कॉम्पिटेंट, कैपेबल, इंडिपेंडेंट नहीं, और दूसरा उसका काम हो सकता है ठीक। तो हमेशा हमने दोनों चीजों को चेक करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किया है 5 पेपर के क्वेश्चन को सामने रखते हुए, यानी इसमें जो एक्सपर्ट होगा वो प्रॉपर्टी वैल्यूअर है। लेकिन याद रखिए एक्सपर्ट प्रॉपर्टी वैल्यूअर के अलावा दूसरे लोग भी, इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वैल्यूअर, क्लाइंट ने एंगेज किया है, हम उसकी रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें
नहीं, हमने उस एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट करना है, उसके रिपोर्ट को भी, लेकिन रिपोर्ट में टेक्निकल कम्प्लेक्स चीजें नहीं देखनी, सिर्फ उसकी अजम्पशंस मेथोडोलॉजीज देखनी है। मैंने कुछ आपको 2-3 एग्जांपल बताई, बाकी मजीद उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अहम था, इसको ज़हन में रखिएगा। रिवर क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, सीफैप लेवल पे उसने 2-3 दफा पूछा ये, और कैफ लेवल पे उसने एक दफा पूछा। एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें डिस्कस हुआ क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, लेकिन चूंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी वैसे रिसेंटली जो पेपर है वो इजी था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस दफा इतना इजी पेपर नहीं होगा। और अगर आप देखें, नहीं तैयार रहना चाहिए हमें, बाकी दुआ यही करेंगे एंड में कि इजी पेपर आ जाए। ठीक है, लेकिन बहरहाल सुन लें, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री क्या है। अच्छा, इसको स्टूडेंट गोइंग कंसर्न के साथ मिक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गोइंग, किस सिचुएशन में गोइंग कंसर्न की तरफ जाना, किस में नहीं जाना, वो क्लियर करना चाहता हूँ। भाई एक गिलास गर्म पानी करवा दिया। अगर क्लाइंट की 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, 2 प्रोडक्ट्स अभी चल रही हैं, और फ्लॉप होने वाली प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा कि वो मेजर थी या माइनर थी, गोइंग कंसर्न का इशू आएगा? बताइए, आएगा क्या? शाबाश, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चल रही है। अगर मेजर प्रोडक्ट एज्यूम, लेकिन क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, इसका मतलब है आप उसको बराबर ही एज्यूम करेंगे। अगली एग्जांपल, क्लाइंट के 3 वेयर हाउसेज हैं, एक में आग लगी और वो बंद कर दिया गया, 2 अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, और कोशिश की जा रही है इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा के इसकी कंपनसेशन पूरी की जाए। गोइंग कंसर्न इशू है? शाबाश, नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट का एक ही वेयर हाउस है, आग लग गई, बंद कर दिया, उसकी इंश्योरेंस भी नहीं करवाई थी, अब गोइंग कंसर्न का इशू है। क्लाइंट के प्रोडक्ट्स बहुत सी है, मेजर प्रोडक्ट एक ही है, जो कि 70% सेल होती है, जिसकी कंपनी की टोटल सेल का 70% एक प्रोडक्ट की होती है, ये प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, बैन कर, अब गोइंग कंसर्न इशू है। फर्क समझ आ रहा है? अब मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन में कहे क्लाइंट की 6 फैक्ट्रीज हैं और उनमें से एक फैक्ट्री लॉस मेकिंग है और क्लाइंट ने उस फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया, पहली चीज मुझे बताया, इसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क है क्या? शाबाश, नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी की फैक्ट्री तो चल रही है, चले, बल्कि लॉस मेकिंग यूनिट बंद किया है, तो इसका मतलब है उसका तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो बाकी की फैक्ट्री, ये गोइंग कंसर्न इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर एक ही फैक्ट्री होती और कोरोना वायरस की वजह से वो भी बंद हो जाती 6 महीने के लिए, फिर गोइंग कंसर्न इशू होता। और अगर आप देखें प्रैक्टिस में, जो कोरोना वायरस के बाद वाला जो ये रैंड है, जिन कंपनीज का, अगर उनके प्रोडक्ट की नेचर ऐसी थी कि फिजिकल ऑपरेशन ज्यादा थे, उनमें गोइंग कंसर्न इश्यूज आए। बहुत से कंपनीज में गोइंग, और बहुत सी कंपनीज बंद भी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि अगर 3-4 फैक्ट्रीज उनमें से एक बंद हो जाती है, गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है। तो फिर कौन सा रिस्क है? 2 रिस्क में फैक्ट्री के अंदर ना, फैक्ट्री के अंदर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, फैक्ट्री बंद हो जाए तो फर्क पड़ता है। हाँ, उसके अंदर जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर उनका क्या करना है, क्योंकि वो चलेंगे नहीं, बंद हो जाएंगे और वो शायद बेचने पड़ेंगे। और दूसरा, वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनका क्या करना है। ठीक है, जहन में ये आता है कि एक फैक्ट्री बंद हुई है ना, तो उसके एसेट्स और एम्प्लॉयज को दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर लो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, खास तौर पे जो डेली वर्कर्स होते हैं, वो आपको पता है वो जिस इलाके में रहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द ही काम करते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जाते। तो यहाँ पे 2 बड़े रिस्क राइज होंगे। पहला रिस्क, अब मशीनरी काम नहीं कर रही, उसका रिस्क है कि इंपेयर्ड हो जाएगी वो, या तो आपको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्योंकि अब देखिए, आपका इरादा उसको यूज करने का तो नहीं है, यूज करने का, फैक्ट्री क्लोज कर दी, अब आपने उसको बेचना है। अकाउंटिंग क्या कहती है, पता नहीं शायद आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है, जब आपके कोई फिक्स एसेट्स हो, जब आपके कोई फिक्स एसेट, यहां पे रख दीजिएगा, जब आपके फिक्स एसेट्स हो और आपने उनको बेचने का इरादा किया है, आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, उनको फिक्स एसेट से निकाल के करंट एसेट में डाल दें, क्योंकि अब आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, बेचना। और दूसरा, अब उसकी मजीद डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं करने, क्योंकि अब उसको यूज नहीं कर रहे, फिक्स एसेट में ये काम करना। तो और एक और, उसको जब आप फिक्स एसेट से करंट एसेट में लाते हैं ना, अब आपने उसको कॉस्ट पे नहीं लेना,
रिवैल्यूएशन अमाउंट पे लेना है। शाबाश, ये पढ़ा हुआ आपने? अच्छा चलो ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो सिंपल कंसेप्ट है, कोई मसला नहीं। देखिए असल में जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, उन्हें अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को भी हम बगैर कैलकुलेशन के भी समझ सकते हैं। कैलकुलेशन करना, जैसे मैंने जो कंसेप्ट बताया सम, लेकिन चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है तो प्रैक्टिस लाजमी होती है। तो याद रखिए जो कंसेप्ट मैं ऑडिट में आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट बताया करूंगा ना, वो ज़बानी कलामी बताया करूंगा कि ये काम करना है, इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि रिवैल्यूएशन करनी है, सारी क्लास की करनी है, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं करनी। बात समझ आ गई आपको? अब इसी को आप अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो सब्जेक्ट की नीड है। यहाँ पे ऑडिट में अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या डिस्कस होते हैं? यस, लेकिन उनकी कैलकुलेशन डिस्कस नहीं होती, सिर्फ मेन कंसेप्ट डिस्कस होते हैं। तो मेन कंसेप्ट हमारा क्या हुआ? अगर किसी फैक्ट्री को क्लोज करेंगे, पहली चीज दो चीजों के ऊपर रिस्क आता है, एक एसेट्स के ऊपर, एक एम्प्लॉइज। एसेट्स के ऊपर उनकी वैल्यूएशन का रिस्क होता है। क्यों? उनको फिक्स एसेट से निकाल के करंट एसेट में डालना है, उनकी रिवैल्यूएशन करनी है और आइंदा से डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ठीक है? अब चूंकि रिवैल्यूएशन करनी है तो फिर रिस्क रिवैल्यूएशन वाला आ गया, ठीक? दूसरा, क्लाइंट ने हो सकता है रिवैल्यूएशन के बगैर इसको डाल दिया। दूसरा, एम्प्लॉइज का क्या करना है? अच्छा, अगर तो कोई छोटी मोटी बेकरी हो ना तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता। एम्प्लॉय आ जाए, आप उसको कह दें भाई कल से ना आना, हो गएगा, ठीक है? छोटी मोटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता भी है। हाँ, शाबाश शाबाश। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में यानी कंपनी स्टाइल बिजनेस में सारा काम जो होता है वो आपको पता है कि एक मैकेनिज्म के जरिए से हो रहा है। तो उसमें एम्प्लॉइज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जब हमें छोड़ना है तो 6 महीने पहले नोटिस देना है या 3 महीने पहले। हम जब आपको निकालेंगे 6 महीने या 3 महीने पहले नोटिस देंगे। और अगर आप एम्प्लॉइज को अर्जेंटली निकालते हैं, कंपनसेशन देनी पड़ती है। शाबाश शाबाश, ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ? बीएम, कंपनसेशन देनी पड़े। तो मुझे ये बताइए, फैक्ट्री को क्लोज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, अब जो कंपनसेशन पे करनी है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, सवाल, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में 2 रिस्क हैं, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कैलकुलेट, ये हम एज ऑडिटर ये देखने के लिए कि क्लाइंट ने जो एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देनी है वो सही रिकॉर्ड की है कि नहीं। एक चीज बता दीजिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, सिर्फ वन बाय वन। शाबाश, उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जहां पे ये लिखा होता है कि जी 3 महीने का नोटिस है, ये भी लिखा होता है कि अगर अर्ली आपको हमने निकाला तो हम आपको 3 महीने की सैलरी के बराबर कंपनसेशन देंगे। शाबाश। तो बिल्कुल सबसे अहम इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है समटाइम जो यूनियन वगैरह होती है ना, लेबर यूनियन, उनके साथ भी बार्गेनिंग चल रही होती है, तो वो भी देखते हैं कि जी बार्गेनिंग किस लेवल पे है। बहरहाल क्लोजर ऑफ फैक्ट्री क्लियर हो गया। प्रोविजन फॉर वारंटी, एक तो वारंटी में ना इनहेरेंट रिस्क है, बाय डिफॉल्ट रिस्क है कि एक एस्टीमेट है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ वारंटी वाली बात आ गई, आपने फिर भी चुप करके कह देंगे रिस्क है, लेकिन समटाइम हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता है। जैसे एक केस स्टडी में से इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा पिछले साल क्लाइंट हर प्रोडक्ट पे 3 साल की सर्विस वारंटी प्रोवाइड करती थी कि फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे अगर हमारी प्रोडक्ट खराब हो गई, 3 साल। इस साल अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी ने वारंटी पीरियड बढ़ा के 3 की बजाय 5 साल कर दिया। हमने कहा ठीक है। ऊपर जब इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन देखी तो वो जितना एक्सपेंस पिछले साल था तकरीबन उतना ही इस साल था। बताइए इस साल कोई रिस्क है? क्या रिस्क? शाबाश। अगर प्रोविजन 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया है तो उसका एक्सपेंस, उसकी जो प्रोविजन बैलेंस शीट में वो भी 3 से बढ़ के, मतलब उसी रेशो से बढ़नी चाहिए, उसी रेशो। पिछले साल अगर 300 मिलियन थी, साल 500 मिलियन होनी चाहिए, या 500 ना से 400 450 के करीब आसपास होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि जितनी पिछले साल से उतनी इस साल। अब क्योंकि हमें पता है ज्यादा सेट्स रिपेयरिंग के लिए आएंगे तो इसे प्रोविजन फॉर वारंटी इनहैंस। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने डिफरेंट वे में टेस्ट किया। उसने कहा आपकी प्रोडक्ट, अब देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपने रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना है। इंफॉर्मेशन ये थी कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके साथ वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट जब आपने सेल की तो कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन की कि ये सही काम नहीं कर रही, कंप्लेन्स बाय कस्टमर इंक्रीज हो गई। बताइए क्या रिस्क है? अच्छा, सेल, फ्यूचर की सेल कम हो जाएगी, ये कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं, पहले ये सुन, क्यों रिस्क नहीं है भला? हम हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम करें, हम इस साल की फाइनेंशियल में, वो तो फ्यूचर की कम होगी ना।
ये रिस्क नहीं है फ्यूचर की सेल कम होगी। हाँ शाबाश। तो एक रिस्क है इन्वेंट्री जो है वो चूंकि अब सही काम नहीं कर रही, उसकी वर्किंग इफेक्ट, तो उसको हो सकता है एनआरबी पे लाना पड़े। और दूसरा हाँ जी फिक्स एसेट भी, और मेन वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे थे, वारंटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर वारंटी भी। तो इसका मतलब है अगर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स ज्यादा आना शुरू हो जाएं तो उस लिहाज से हमारी वारंटी की प्रीमियम भी इंक्रीज हो जानी चाहिए। आगे ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कल क्लियर हो गया था ना। ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। डिस्प्यूट विद मेजर डेटर्स, अच्छा जिस तरह इन्वेंट्री में बहुत सी इंफॉर्मेशन, डेटर में भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई, इसका स्टूडेंट कहने लगा सर इस दफा सेल ज्यादा की होगी। हाँ शाबाश। इस दफा वो जो अगर डेटर पिछले साल के साल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही, कलेक्शन नहीं हो पा रही। शाबाश। ठीक है, पिछले साल अगर फर्ज कीजिए हम कैलकुलेशन करें और पता चले पिछले साल ऑन एवरेज 30 डेज में कलेक्शन कर लिया करते थे, इस साल ऑन एवरेज 55 डेज में कलेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेटर्स में प्रॉब्लम है, कलेक्शन नहीं हो रहा। किसी डेटर के साथ डिस्प्यूट, झगड़ा आ गया, झगड़ा हो गया। क्वेश्चन में उसने कहा, केस स्टडी के क्वेश्चन में कहा कि आपने, हमें पता चला कस्टमर के साथ एक झगड़ा है डेटर के साथ, आपने डिटेल देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी हमने जो माल भेजा वो कस्टमर कह रहा है कि आपने टूटा हुआ माल भेजा, जबकि हमने माल ठीक भेजा था। हमारे सीएफओ कह रहे हैं कि नहीं हमने ठीक भेजा, कस्टमर के एम्प्लॉइज ने तोड़ दिया उसको। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट है? डेटर क्या आपके ख्याल में अब अगर ये डिस्प्यूट में चला गया मामला, क्या पूरे पैसे मिलेंगे? मिलना मुश्किल है, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इसमें कौन सा रिस्क आ रहा है? प्रोविजन। क्या? शाबाश। आगे चलते हैं। पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट कंपनी, पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट कंपनी, पास कीजिएगा जी। तो पेंडिंग लिटिगेशन ये हमारे सब्जेक्ट में अक्सर टेस्ट करता है इस एग्जांपल को। आई क्या इसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स ने इसे अकाउंटिंग में पढ़ा हो, कुछ स्टूडेंट ने ना पढ़ा हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी ने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा वो भी शायद भूल गए होंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए मैं जिस भी काउंटिंग कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा ना, अपनी ऑडिट की डोमेन के अंदर रहते रहते करूंगा, यानी जितना को ऑडिट में उसकी टेस्टिंग होती है और जिस तरीके से टेस्ट, इसका यह मतलब नहीं होगा कि ये काउंटिंग आपने सीख ली और सब्स्टिट्यूट हो गया काउंटिंग वाला, नहीं नहीं। जो काउंटिंग के टीचर समझाएंगे वो वही समझा सकते हैं, वो मैं नहीं समझा सकता। मैंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट की हद तक एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट को। एग्जाम में आपने सबसे पहले जब भी कोई लिटिगेशन आएगी, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लीगल केस। आपने ये देखना है कि वो पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी है, अगेंस्ट कंपनी है या बाय कंपनी है। अगेंस्ट कंपनी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसे ही है। ये हमारे लायबिलिटी साइड की तरफ, वो एसेट साइड की तरफ। ये कंटीजेंट लायबिलिटी का ले, कंटीजेंट एसेट का ले। पहले ये 90% केसेस में पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी होगी, ठीक है। अगर पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी है तो इसमें आपने देखना है आउटफ्लो, हाँ प्रोबेबल, प्रोबेबल एंड हाँ काउंटिंग में रिलायबल मेजरमेंट कहते हैं, हम सिर्फ मेजरमेंट ही कहते हैं, ये मतलब हुआ इसका। आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल है कि नहीं, ठीक है जी। इधर आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल, तो क्या करना है वो लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल एंड मेजरेबल। यानी ये जहन में रखिएगा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल, यानी दोनों चीजें होना जरूरी है। एक चीज है दूसरी चीज नहीं है तो फिर इस साइड पे नहीं आएगा, वो इधर आ गया। अगर क्वेश्चन में कि प्रोबेबल है मेजरेबल नहीं है तो वो ये कैटेगरी नहीं आई, ठीक है, ये राइट वाली आ गई। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो क्या करें? प्रोविजन रिकॉर्ड करें। क्या करें?
प्रोविजन रिकॉर्ड करें, और अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल एंड मेजरेबल है डिस्क्लोज करते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने काउंटिंग पढ़ी है उनसे मेरा सवाल है, जिस चीज की हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं अगर वो अमाउंट ज्यादा सिग्निफिकेंट हो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी आता है कि नहीं आता? आता है, हाँ हाँ ठीक है। तो एक केस स्टडी के सोल्यूशन में ना उसने कुछ इस तरह की बात कर दी कि हमें देखना चाहिए कि इस प्रोविजन की काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट ने कहा सर काउंटिंग तो समझ आती है, यहाँ पे लफ्ज डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिस्क्लोजर तो तब आता है जब आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो। तो याद रखिए अगर प्रोविजन बड़ी है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्लोजर आता है। जैसे जहां तक मुझे याद है मैंने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी उस वक्त एस्टीमेट्स में एक होता था कि आप एस्टीमेट अप्लाई करते हैं ना वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एस्टीमेट सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तो जो चेंज सर्कमस्टेंसेस है वो आपने डिस्क्लोज करनी होती है। इस तरह की चीज थी, अभी भी है। हाँ, तो याद रखिए जिस चीज को रिकॉर्ड करते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट हो उसको डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। हाँ, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, क्लियर। तो आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, अगर प्रोबेबल मेजरेबल दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं तो क्या करना है? डिस्क्लोज करना। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी मजीद डिस्कशन चाह रहा हूँ आपसे। प्रोबेबल का मतलब क्या है? कितने % चांस हो? मोर देन 5%? नहीं 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 नहीं, हमें हमारे टीचर सिखाया करते थे अगर किसी चीज का 5% से कम चांस है अक्रंस होने का उसे कहते हैं रिमोट, अगर 5% से 50% है उसे कहते हैं पॉसिबल, और अगर मोर देन 50% है 95% तो प्रोबेबल, और अगर मोर देन 95% चांस है वर्चुअली सर्टन। यही बताते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोबेबल का मतलब क्या है? मोर देन 50, चाहे तो लिखना चाहे तो लिख ले, मोर देन 50%। आई कैप ने परसेंटेजेस नहीं, परसेंटेज की बजाय वो ऑडिट में वर्ड यूज कर लेता है प्रोबेबल या पॉसिबल, ये वर्ड यूज कर लेता है, लेकिन परसेंटेज भी हमें पता होनी चाहिए, हो सकता है कहीं परसेंटेज दे दे। 50 से 95%, मोर देन 50 और 95% प्रोबेबल, और 95% से ऊपर वर्चुअली सर्टन। अच्छा, मेजरेबल का क्या मतलब है? अमाउंट मेजर की जा सके। अच्छा, ये प्रोबेबल और मेजरेबल कैसे पता? लीगल केस में जब कभी भी हमारे एग्जाम में लीगल केस आ गया, लिटिगेशन आ गई, हमारा एक प्रोसीजर लाजमी लिखेंगे हम, वो क्या है? लॉयर से कम्युनिकेशन करेंगे, शाबाश। वकील बताएगा हमें प्रोबेबल एंड मेजरेबल है कि नहीं। वकील का जवाब आया, वकील ने कहा सर प्रोबेबल है 10 मिलियन पे करना पड़ेगा, 10 मिलियन मेजरेबल है कि नहीं है? अगर वकील कहता है सर हम हार तो जाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ये मुझे नहीं पता, नॉट मेजरेबल। ठीक है, आगे क्या करना है वो तो आपको पता ही है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेजरेबल की, कब मेजरेबल है कब मेजरेबल नहीं, एग्जाम क्वेश्चन को सामने रख के। वकील ने कहा सर केस अभी शुरू में है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, ये जवाब आया नॉट मेजरेबल। ठीक है, वकील ने कहा सर कि ये प्रोबेबल है, इट इज प्रोबेबल कि हम हार जाएंगे, अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? 10 से 25 मिलियन तक। ये बताइए मेजरेबल है कि नहीं जी? मेजरेबल है क्या अमाउंट? 10 मेजरेबल है, 25 मिलियन है कि दोनों की एवरेज? अगर आप इसको थोड़ा कंसेप्चुअली इंटरप्रेट करें ना तो वकील कह रहा है सर कम से कम 10 मिलियन तो पे करना ही पड़ेगा, हो सकता है 15 मिलियन मजीद भी पे करना पड़ जाए। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है 10 मिलियन मेजर करना है, वो पे करे, 10 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, ऊपर का 15 मिलियन डिस्क्लोजर में आएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, उसने कहा सर अमाउंट पे करनी पड़ेगी कितने? 0 से लेके, यहीं भी लिख देते हैं, 0 से लेके 10 मिलियन तक। मेरा ख्याल ये है कि इसमें 5 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, दोनों का एवरेज। नो प्रोविजन, शाबाश, क्योंकि वो 1 रुपये, सर्टन 1 रुपये के बारे में भी नहीं है, प्रोबेबल 1 रुपया भी नहीं है। तो अगर कभी अमाउंट बता दे और कह दे प्रोबेबल है,
आंखें बंद करके उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड करे। लेकिन जब कभी रेंज बताए ना, रेंज जब कभी भी रेंज बताए, जो लोअर अमाउंट है उसकी प्रीवियस आएगी और बाकी अमाउंट के डिस्क्लोजर आएगा। ये केस स्टडी में ये टेस्ट कर रेंज देगा। ये में तो तैयार है, हैंडल कर लेंगे। चलिए, अब ये तो थी हमारी लायबिलिटी वाली साइड। अब एसेट वाली साइड पे आ जाए। अगर केस हमने फाइल किया है और इनफ्लो, अब की बार आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो प्रोबेबल, राइटिंग समझ तो नहीं ना आ रही, मैं इसीलिए बोल रहा हूं साथ साथ। इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। शाबाश भाई, उधर तो प्रोविजन रिकॉर्ड की थी लेकिन स्टैंडर्ड मना करता है प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से, कहता है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी, उसका डिस्क्लोजर दे रहे। और अगर आउटफ्लो पॉसिबल है, अगर आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल नहीं है, पॉसिबल है, इनफ्लो पॉसिबल है, तो क्या करना है? फिर कुछ भी नहीं, डू नथिंग। हालांकि इधर जब आउटफ्लो पॉसिबल था तो डिस्क्लोज किया था, लेकिन इधर इनफ्लो पॉसिबल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वही एसेट और लायबिलिटी का फर्क, प्रूडेंस कंसेप्ट। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कब हम रिकॉर्ड करते हैं कंटीजेंट एसेट? जब वर्चुअली सर्टन हो, ये वर्चुअली सर्टन मैंने लिखा है, तब प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। जब वर्चुअली सर्टन हो तब प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है। बात समझ आ रही है? क्राइटेरिया लायबिलिटी के केस में और है, एसेट के केस में और है। एसेट के केस में डिस्क्लोज या रिकॉर्ड करने वाला क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है? प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। तो ये कहानी सारी समझ आ गई? जी 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 हाँ जी। इनफ्लो पॉसिबल है, डिस्क्लोज करने से मना किया हुआ है। ये पास पेपर का एक क्वेश्चन था जिसमें अक्सर स्टूडेंट, ये 3 साल पहले शायद उसने टेस्ट किया था, अक्सर स्टूडेंट ने गलती कर दी। उसने कहा कि एक कंटीजेंट एसेट है जिसमें इनफ्लो पॉसिबल है और क्लाइंट ने कहा डिस्क्लोज कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें डिस्क्लोज करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अच्छा नॉर्मल रूल यही है, एक्स्ट्रा चीजें डिस्क्लोज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस चीज को लॉ ने मना किया हुआ है, जिस चीज को स्टैंडर्ड ने मना किया हुआ है, उसको डिस्क्लोज करना गलत है। ये रूल याद रखिएगा। नॉर्मली एक्स्ट्रा चीजें डिस्क्लोज करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस चीज को लॉ ने मना किया है, जिस चीज को काउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना किया है, उसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट है। ठीक है? क्या हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल चीजें जो हमें पता चली जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि भाई डिस्क्लोज करने में क्या हर्ज है? नहीं, मना किया उन्होंने। तो जो चीजें मना हो उनको डिस्क्लोज करेंगे, मिसस्टेटमेंट होगी। इसीलिए अगर कोई कंटीजेंट एसेट में इनफ्लो हमारा पॉसिबल है, डिस्क्लोज नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर इनफ्लो प्रोबेबल है, डिस्क्लोज करें, और अगर वर्चुअली सर्टन है तो वी रिकॉर्ड करें। चले, बस ये क्लियर हो गया। ये पेंडिंग लिटिगेशन था, चूंकि अहम कंसेप्ट था, बार बार पूछते हैं आप। कुछ चीजें ऐसी होती है जो घुमा फिरा के आई क्या हर अटेम्प्ट में पूछता है, उस पर फिर हमारी कोशिश होती है थोड़ा टाइम ज्यादा लगाते हैं। जी जी प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, जी एसेट कर ले, एसेट कर ले, रिसीवेबल कर ले, वर्चुअली सर्टन क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड का लफ्ज लिख देते हैं। वर्चुअली सर्टन है तो रिकॉर्ड कर, हाँ अभी रिकॉर्ड कर ले, वर्चुअली सर्टन है तो। अच्छा मुझे ये बताएं, बल्कि एक और केस स्टडी से लिंक कर देता हूं। हमारी कंपनी आग लगी, क्लाइंट को आग लगी, उसने इंश्योरेंस करवाई, क्लाइंट के एसेट्स को आग लग गई, इंश्योरेंस करवाई हुई थी, क्लाइंट की नहीं, क्लाइंट के एसेट इंश्योरेंस करवाई थी। इंश्योरेंस अभी अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन है। क्लाइंट ने जो जितना क्लेम था 400 मिलियन का, उसको रिसीवेबल रिगार्ड कर लिया।
ठीक है, आगे गलत? क्यों? वर्चुअली सर्टन। अच्छा, वर्चुअली सर्टन कब होगा बता सकते हैं? जब इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी एडमिट कर लेगी, वो लेटर के जरिए बता देगी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और अब हम हमको 250 मिलियन पे कर रहे हैं, ये चेक साथ लगा हुआ है। जब ये चेक चाहे साथ ना भी लगाओ, अगर इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी एडमिट कर लेना कि हाँ जी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंपनी हम आपको इतने पैसे देने जा रहे हैं, तब वर्चुअली सर्टन हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो रिसीवेबल वर्चुअली सर्टन नहीं है। आप डिस्क्लोज तो कर सकते हैं उसको, उसके रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर कभी केस स्टडी में इंश्योरेंस का केस आ गया तो आपने डिसीजन करते हुए ये बात जहन में आए कि रिसीवेबल तब रिकॉर्ड होना चाहिए जब इंश्योरेंस वाले एडमिट कर ले। अगर इंश्योरेंस वाले ने अभी एडमिट नहीं किया तो ये रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इंश्योरेंस रिसीवेबल कंपनी ने रिकॉर्ड किया, आप क्या एविडेंस मांगेंगे उससे? भाई इंश्योरेंस कंपनी का लेटर बता देख लीजिए, एग्रीमेंट, बिल्कुल। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी, क्लाइंट ने कहा अभी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ क्योंकि चल रहा है, इन प्रोसेस है, एग्जाम में केस स्टडी आ गई, एसेट जले, इंश्योरेंस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी क्लाइंट ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है, हमने पूछा क्यों किया, उसने कहा सर वर्चुअली सर्टन तो नहीं है क्योंकि अभी चल रही है, लेकिन प्रोबेबल है, पैसे मिल जाएंगे, हमने डिस्क्लोज किया है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए दो प्रोसीजर, जो दोनों प्रोसीजर बताएगा, दोनों प्रोसीजर, इंश्योरेंस क्लेम की वेरिफिकेशन के दो प्रोसीजर। एक मिनट हारे, पहले मैं तरतीब लगा लूं, 1 2 3 4 5 बस। अब इंश्योरेंस कंपनी से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कंपनी के पास इंश्योरेंस वालों का लेटर होगा जब इंश्योरेंस करवाते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। दो, बल्कि दो क्या, उन्होंने 3 प्रोसीजर बता दिए। उन्होंने कहा जब कभी केस स्टडी में इंश्योरेंस का केस आए, केस स्टडी में जब कभी इंश्योरेंस का केस आए, आग लगी है, सर हम हमेशा 3 प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। कौन से? पहला, उस प्रेमिसेस को जाके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आग लगी कि नहीं लगी। ठीक है, बहुत आग लगे, ठीक है, चल। दूसरा केस, उसने कहा सर कंपनी वालों से हम जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो लेंगे, वो भरेंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को, इस इंसिडेंट को कवर करता था कि नहीं करता था? आपको पता है बात इंश्योरेंस में लिखा होता है, वो फोन लेना उसमें भी लिखा होता है जलने गिरने या पानी की सूरत में वारंटी नहीं है फार। तो उसी तरह इंश्योरेंस में बात लिखा होता है कि इस चीज के लिए वारंटी नहीं है। तो जब कभी इंश्योरेंस का केस आया, आग लगी, पहला प्रोसीजर क्या? लोकेशन विजिट करो, वकूआ हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, उसमें ये सारी चीजें कवर की गई थी। और तीसरा उन्होंने कहा डेटर्स को अगर हम सर कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हैं, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हैं, बैंक को कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हैं, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हैं, तो इंश्योरेंस वालों को क्यों नहीं भेज सकते? इंश्योरेंस वालों को भी कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे, सर बताइए आपकी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है और अभी तक आपका आउटकम क्या है, कम्युनिकेशन करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये याद रखिए, इन सिचुएशन को आपने कवर करना है। क्लियर हो गया ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अदर रिस्क। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम वो है किसी भी सिचुएशन में ये डिसाइड करना कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब जिस लेवल पे आई कैप पेपर सेट कर रहे हैं ना, अगर आप में ये स्किल है, आसानी से पेपर पास हो जाएगा। रट्टे शट्टे सारे लगा लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर अभी आप नहीं भी पढ़े ना, आप इस लेवल पे हैं, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं फिल्टर आउट हो जाते हैं, वीएफसी के या शुरू के। आप कैफ का ये लास्ट सब्जेक्ट है। अब इस लेवल पे जो स्टूडेंट आए होते हैं ना, उन्होंने 2-3 दफा आई कैफ लेवल पे रगड़े खाए होते हैं, पेपर दिए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि पढ़ेंगे तो पास होंगे वरना नहीं होंगे। तो इस लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन हर स्टूडेंट पढ़ता है, अभी नहीं तो एंड में जाके जरूर पढ़ता है, लेकिन हर स्टूडेंट पास नहीं होता, इसलिए कि वो समझ रहे होते हैं रटल गा लेना काफी है। आप सिर्फ एक स्किल डेवलप कर ले, आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, सोचे कि इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ये सोचने की आदत डालें। ठीक है, सोचने की आदत, जितनी आपकी ये जजमेंट रिफाइन होती जाएगी, जितना सीखते जाएंगे, आपकी पास होने की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये सबसे अहम है। ठीक है, जैसे भाई ने जो प्रोसीजर बताया और आप दूसरे भी प्रोसीजर बताया, मुझे खुशी होती है कि अभी उस लेवल मैंने आपको करवाया नहीं, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो जब जाहिर है जब मैं करवाऊंगा तो फिर तो आप माशाल्लाह किसी और लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। अब देखें, अब घर जाएं, फर्ज कीजिए घर जाएं और छोटा भाई आपसे कहे कि मैंने कॉपी लानी है, मुझे 50 रुपए दे दो, फौरन सोचें इसका एविडेंस क्या होगा। सोचना शुरू, बिल्कुल सोचना शुरू कर दें, बिल्कुल सोचना शुरू कर दें। बड़े भाई के कॉलेज का टाइम है 8 से 2 तक, वो आया 5 बजे और उसने कहा मेरी तो एक्स्ट्रा क्लास थी। फौरन सोचे क्या एविडेंस होगा।
कंफर्मेशन है, हम कहें कॉलेज वालों ने मैसेज किया होगा ना एक्स्ट्रा क्लास का, वो मैसेज दिखाओ। हाँ ना, यानी हर सिचुएशन में देखिए आदत डालिए, आप प्रोफेशनल हैं। देखिए जो प्रैक्टिकली हमें सिचुएशन फेस करना पड़ती है ना, लाजमी नहीं सारी की सारी किताबों में लिखी हो, तो हमें आदत डालनी चाहिए अपने आप के हर सिचुएशन में वैल्यूएट कर सके कि इसको अगर हमने वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है इसको, तो क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। यही एक वाहिद स्किल है, वाहिद स्किल है जिसे मैं कहूंगा कि अगर आप में ये डेवलप हो गई तो आप ऑडिटर बन गए, और एग्जाम में हर केस स्टडी आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो उससे पहले आपने कभी पढ़ी भी ना हो, आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि वो उसकी भी ना एग्जामिनर की भी लिमिटेशन है, उसने हमें जो सिलेबस दे दिया है ना और किताब दे दी है, उसने अपने आप को बांध दिया है, वो जितना मर्जी जोर लगा ले इससे बाहर नहीं जा सकता। और अगर हमने इसके अंदर रहते हुए सारी चीजें कवर कर ली है तो हम कंफर्टेबल हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये मेजर रिस्क तो मैंने सारे कवर कर दिया, अब कुछ है छोटे, अच्छा कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट ये भी हो गया, ये कंटीजेंट लायबिलिटी का ये इसके साथ ही हो गया ना, इसको भी ओके। रिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल फॉर ऑडिट, बाज़ औक़ात क्लाइंट हमें कहता है सर ये एंड है हमारा 31 दिसंबर 2020, मुझे ऑडिट रिपोर्ट चाहिए 15 जनवरी 2022 को, सॉरी 2020 बोला मैंने, हाँ 2020 ईयर एंड 31 दिसंबर, और मुझे 15 जनवरी 2021 यानी 15 दिन के बाद ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। ये है रिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल फॉर ऑडिट, रिस्ट्रिक्टेड टाइम कर दे। रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है भला? हमें टाइम काम करने को टाइम कम मिलेगा, वी मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन प्रैक्टिस में क्लाइंट हमें ये रिक्वेस्ट करता होता है, प्रैक्टिस में क्लाइंट हमें ये रिक्वेस्ट, अगर क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करता है तो फिर प्रैक्टिस वाले क्या करते हैं? हाथ उठा के बताइए जी, बताइए। एश्योरेंस लेवल कम कर, नहीं, वो क्लाइंट ने जो कह दिया सो हम उसी के ऊपर रहते हैं, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही रहेगी, एश्योरेंस लेवल कम नहीं करेंगे भाई, वन बाय वन सैंपलिंग कम कर, नहीं रीजन हमने इस सूरत में रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं ना, वो कम नहीं किया तो हम अपने प्रोसीजर कैसे कम कर सकते हैं? एक मिनट है जी जी, टीम बढ़ा लेंगे, ये भी नहीं जी, जजमेंट सप्लाई करेंगे ज्यादातर, रिस्क वाले एरियाज को उनको ज्यादा, वो तो वैसे भी हम करते हैं भाई। एक मिनट है, वो देखिए भाई हर तरह ऑडिट नहीं करेंगे, आपने अपना क्लाइंट दूसरे के पास भेज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो देखिए बता रहे हैं क्या मेरे, ये रेंट से पहले ऑडिटिंग स्टार्ट कर देंगे, शाबाश, ये रेंट से पहले ऑडिटिंग स्टार्ट कर देंगे, अपने 80% प्रोसीजर नवंबर दिसंबर में कर लेंगे, अपने 80% प्रोसीजर जी 80 जी, हाँ अगला सवाल मेरा यही था, 80-90% प्रोसीजर हम नवंबर दिसंबर में कर लेंगे और बाकी थोड़े बहुत प्रोसीजर जो है वो हम जनवरी में करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा ये है, नवंबर में जब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अभी बनी ही नहीं होंगे, तो क्या करें? अच्छा भाई देखें, जिसने सवाल उठाया है ना वो तो जवाब ना दे, आप खुद ही सवाल उठा के खुद ही उसका जवाब ही दे रहा है, इसका ये जी हाँ शाबाश, एक इनका पॉइंट ये बिल्कुल ठीक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी तो चेक करना होता है, तो जो अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग कंट्रोल्स के ऊपर जो भी हमने काम करना है वो उस फेज में कर लेते हैं, शाबाश बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा क्या करेंगे? ये तो हो गया कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे उस फेज में, टेस्टिंग कर लेंगे, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर में, एक मिनट जी, शाबाश, सेमी एनुअली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी चेकिंग। इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूं, कंपनी अपने क्या, फर्ज कीजिए हम नवंबर के महीने में 1 नवंबर को गए, अक्टूबर एंड तक की ट्रांजैक्शन कंपनी ने रिकॉर्ड की होंगी क्या? अच्छा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आ रही थी, वो ठीक थी, रिलेट कर रही है, लेकिन चूंकि रिफाइंड लैंग्वेज नहीं थी मैंने इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अक्टूबर तक की ट्रांजैक्शन चेक की होंगी उनको चेक कर लेंगे हम। लेकिन याद रखें, उनको चेक करते हुए ध्यान रखना है, इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम चेक कर लें, बैलेंस शीट वाली ना करें। क्यों भला? बैलेंस शीट वाली चेंज हो सकती है, हो सकता है अक्टूबर एंड पे डेटर कुछ और हो, दिसंबर में कुछ और हो, अक्टूबर एंड पे बैलेंस कुछ हो, बैंक का कुछ और हो, डेटर का कुछ, तो बैलेंस शीट को अवॉइड करना है, इनकम स्टेटमेंट वाली खड़का दें, ठीक है? तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टर, उनकी हाफ ईयरली और क्वार्टरली फाइनेंशियल में बन रही होगी, उनको भी हाँ उस नंबर, जिनकी लिस्टेड ना हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो हो रही होगी, उसकी बेस पे आप ट्रांजैक्शन कर लें। बिल्कुल वो इंटरनल कंट्रोल की बात उन्होंने कर दी, बिल्कुल वो भी लेंगे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट भाई, ये क्लियर हो गया? चले आगे चले,
आखिरी पॉइंट, अच्छा सॉरी, मैं एक टर्म यहाँ पे ऐड करनी थी। ऑडिटर के पास प्रैक्टिकली दो ऑप्शन, पहली ऑप्शन होती है सारे के सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद ही परफॉर्म करें। जब हमारे पास खुला टाइम होता है ना 2.5-3 महीने, तो नॉर्मली ईयर एंड के बाद ही प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। लेकिन अगर डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, काम ज्यादा करना है, टाइम कम है, तो ऑडिटर क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले और कुछ ईयर एंड के बाद, जैसे उन्होंने बताया। इस सेशन को हम कहते हैं कि ऑडिट हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट 1 जो कौन सा है, ईयर एंड से पहले, जिसमें हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस और इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। इस फेज को नाम दिया गया इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। और जो सेकंड फेज होगा ईयर एंड के बाद वाला, इसका नाम दिया गया फाइनल ऑडिट। तो आइंदा जब कभी मैं बोलूंगा ना कि क्लाइंट ने डेडलाइन रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है, टाइम कम है, तो आपने कहना सर इंटरिम ऑडिट कर ले। ये इंटरिम ऑडिट की टर्म बोलेंगे ना, सारा कंसेप्ट उसमें समेट जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट ना लिख लीजिएगा, कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, इंटरिम की बजाय इंटरनल ऑडिट लिख देते हैं, वो टोटली गलत हो जाता है आंसर। इंटरनल ऑडिट नहीं कर, क्या कह रहा हूं, इंटरिम ऑडिट और उसके बाद फिर फाइनल ऑडिट। अच्छा नेक्स्ट, predecessor auditor did not want to be reappointed or expressed modified opinion। predecessor auditor कौन होता है? अगर आपको पता चले पिछले साल का ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं होकर मैंने इस साल ऑडिट नहीं करना, तो हम क्या खुश होंगे कि उसने ना की, तो तभी हमारे पास क्लाइंट आया। हम रीजन देखेंगे, क्योंकि रीजन क्या होगी, क्लाइंट के मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, कोई इंटरनल कंट्रोल में मसला हो सकता है फ्रॉड हो, शाबाश, हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन नहीं सही प्रोवाइड करे पीछे। तो मुझे बताइए, अगर पिछले ऑडिटर के साथ ये सारा सलूक कर रहे हैं, तो हम उनके मामे के पुत्र थोड़ी हैं कि हमें वो कहेंगे हमारे हाथों पे रखेंगे, और हमारे साथ भी ऐसे करेंगे। तो इसीलिए याद रखें, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर में क्लाइंट में कोई डिसएग्रीमेंट हो ना, तो हम ये क्लाइंट की साइड पे नहीं खड़े होते, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर की साइड पे, कि अगर उसने उसके साथ ये सलूक किया ना, हमारे साथ भी, अगर उसने उसकी फीस रोकी है ना, हमारी भी फीस रोक ली होगी, रोकेंगे। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर चाह रहा होता है कि मुझे पॉइंट किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ रीजन की वजह से उसे पॉइंट नहीं किया जाता। वो आपको पता है, वो इंडिपेंडेंस का इशू आ जाता है कि एक ऑडिटर को मैक्सिमम 5 साल तक कर सकते हैं, बाद में चले। और प्रीडिसेसर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इसका मतलब ये नहीं वो जान चढ़ाना चाह रहा है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है। तो अगर पिछले साल गड़बड़ है, मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट नहीं किया, सोचे चांसेस है कि नहीं इस साल भी गड़बड़ हो, तो इन दोनों सूरतों में रिस्क राइज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, प्रीडिसेसर ऑडिटर पता ना किसको कह रहे हैं हम, जिसने पिछले साल का ऑडिट किया। ये हमारा पेटी भाई है, पेटी भाई है हमारा, और ये हमारे बहुत काम आता है। हमारे 5-6 कंसेप्ट ऐसे हैं जो प्रीडिसेसर ऑडिटर से लिंक होते हैं, वो आगे चलेंगे फिर बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ये? चलिए, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10, और मैंने आपको 3 लेक्चर लगाए हैं इस पे। तो आप कहेंगे सर ये 3 लेक्चर में क्या एक छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखा, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। मुझे सब पूरी बुक में सबसे, पूरे सिलेबस में सबसे अहम कंसेप्ट ये है। हाँ जी, तो आपने इसको पढ़ना है और समझना है, पढ़ना है समझना है, पढ़ना है समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।